नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आराधना डिग्री की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे रेशम कीट के रोग, डिजीज ऑफ सिल्कवर्म। हमने टॉपिक शुरू किया था सेरीकल्चर। टॉपिक था रेशम कीट द्वारा सेरीकल्चर। इस टॉपिक में हमने अध्ययन किया था कि सेरीकल्चर क्या होता है। इसकी परिभाषा हमने समझी थी कि व्यापारिक उद्देश्य से रेशम कीट का पालन पोषण करना, जिसके द्वारा रेशम और कोकून प्राप्त होते हैं, वो प्रक्रिया होती है सेरीकल्चर। इसके बाद इस टॉपिक में अध्ययन किया था कि सेरीकल्चर में कौन कौन सी जातियां पाई जाती हैं, भारत में कौन सी जाति का पालन किया जाता है, ये भी हमने अभी इस टॉपिक में पढ़ लिया था पिछली क्लास में। इसमें पढ़ा था हमने कि भारत में मुख्य रूप से बोम्बिक्स मोराई का पालन पोषण सेरीकल्चर में किया जाता है। उसके बाद पढ़ा था रेशम कीट की जातियां। अब रेशम कीट की जातियों में हमने पढ़ा था कि बोम्बिक्स मोराई, उसके बाद टसर रेशम कीट, उसके बाद मूंगा रेशम कीट, उसके बाद एरी रेशम कीट। और इन कीट का हमने वैज्ञानिक नाम भी पढ़ा था कि शहतूत का रेशम कीट, इसको बोलते हैं बोम्बिक्स मोराई। टसर का रेशम कीट, इसको बोलते हैं एंथेरिया पेपिया। उसके बाद हमने पढ़ा था मूंगा रेशम कीट, उसको बोलते हैं एंथेरिया असामा। उसके बाद हमने पढ़ा था एरी रेशम कीट यानी फ्लोसेमिया रेसिनी। इनके बाद क्या था, उसके बाद हम टॉपिक पढ़ा था कि बोम्बिक्स मोराई का जीवन साइकिल क्या है। ये भी मैंने डायग्राम बनाया था बोम्बिक्स मोराई का, वो पढ़ लिया था कि बोम्बिक्स मोराई में जीवन चक्र में क्या क्या होते हैं। सर्वप्रथम निषेचन की प्रक्रिया होती है, उसमें हमने उसके द्वारा अंडाणु का निर्माण हुआ। जब अंडाणु का निर्माण हुआ, आगे इसमें परिवर्तन हुआ, जिससे बनी कैटरपिलर लार्वा अवस्था बनी। अब कैटरपिलर लार्वा अवस्था बनी, उसकी एक विशेषता थी कि कैटरपिलर लार्वा अवस्थाएं बहुत ही भोजी प्रकार की होती हैं। अर्थात जब कैटरपिलर लार्वा अवस्था का निर्माण होता है तब अत्यधिक मात्रा में भोजन की जरूरत होती है, अर्थात ये अति भोजी प्रकार की इसमें विशेषता पाई जाती है। उसके बाद कैटरपिलर लार्वा का आगे जब परिवर्तन होगा तो उससे बनेगा प्यूपा लार्वा अवस्था। जब कैटरपिलर लार्वा से परिवर्तन से प्यूपा अवस्था बनती है तो प्यूपा अवस्था से पहले कोकून, उनके शरीर पूरे कोकून के अंदर प्यूपा का निर्माण होता है। ये पूरी प्रक्रिया को बोलते हैं क्राइसिलेस। उसके बाद हमने पढ़ा था कि रेशम कीट की पालन पोषण की विधियां, कौन कौन सी पालन पोषण की विधियां थी। उसमें पालन पोषण की विधियों के विभिन्न हमने चरणों का अध्ययन किया था कि रेशम किसे प्राप्त करते हैं। पहले रेशम के कीटों के अंडों का सेवन किया जाता है, यानी हमने जैसे एक वर्ष में कितने अंडे प्राप्त करने, उसके आधार पर अंडों का चयन किया जाता है। इसमें अलग अलग प्रकार की किस्म होती थी, एक प्रिज्म किस्म, द्विप्रिज्म किस्म और बहुप्रिज्म किस्म। इसमें एक प्रिज्म किस्म क्या होती थी, अर्थात ऐसे अंडे जिसके द्वारा एक वर्ष में केवल एक ही कोकून की प्राप्ति होती है। इस प्रकार के जो अंडे हैं वो एक प्रिज्म किस्म के अंडे कहलाते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा द्विप्रिज्म किस्म के अंडे। इसमें क्या होगा कि इस प्रकार के अंडे जिसमें एक वर्ष में दो कोकून की प्राप्ति होती है उसको बोलते हैं द्विप्रिज्म अंडे की किस्म। उसके बाद पढ़ा था हमने बहुप्रिज्म किस्म। इसमें क्या होता था कि ऐसे अंडे जिसमें एक वर्ष में दो से अधिक कोकून की प्राप्ति होती है उसको बोलते हैं बहुप्रिज्म अंडे। अंडे का चयन करने के बाद हमने अगला टॉपिक पढ़ा था अंडों का उष्मायन या अंडों का सेवन। ये पढ़ा था अंडों का उष्मायन या अंडों का सेवन, यानी जैसे अंडे प्राप्त किए अब इन अंडों को ताप नियंत्रक इंक्यूबेटर द्वारा इसको रखा जाता है, सूक्ष्म द्वारा अध्ययन किया जाता है। ये पूरी प्रक्रिया होती है, वो होता है अंडों का उष्मायन में आता था। उसके बाद पढ़ा था हमने शहतूत का एक वृक्ष तैयार किया था। शहतूत का वृक्ष इसलिए तैयार किया था कि जैसे ही अंडे के आगे परिवर्तन से कैटरपिलर लार्वा अवस्था का निर्माण होगा, तो कैटरपिलर लार्वा से निर्माण होता है तो निर्माण के समय उसको अत्यधिक मात्रा में भोजन की जरूरत पड़ती है। इस कारण उसके कैटरपिलर लार्वा अवस्था निर्माण से पहले ही हम एक शहतूत के द्वारा एक शहतूत वृक्ष की खेती की जाती है। शहतूत की पत्तियां उपलब्ध होती हैं ताकि वह आगे परिवर्तन हो सके। उसके बाद कैटरपिलर लार्वा अवस्था का निर्माण हुआ। कैटरपिलर लार्वा अवस्था के निर्माण से प्यूपा बना था और प्यूपा के निर्माण से अंत में पच्च कोकूनी संसाधन पड़े थे। इसकी दो विधियां थी, एक थी स्टिफलिंग और एक थी रीलिंग। स्टिफलिंग में हमने पढ़ा था जब प्यूपा से हम कोकून प्राप्त करेंगे, रेशम प्राप्त करेंगे, तो उसमें क्या होता है उस प्यूपा को किसी गर्म पानी में डाल दिया जाता है। गर्म पानी में डालने से क्या हुआ था, गर्म पानी में डालने के कारण तो रेशम होता था, रेशम वो मुलायम हो जाता था और उसमें पाए जाने वाला लार्वा है, लार्वा की मृत्यु हो जाती थी। उसके बाद अगला टॉपिक पड़ा लास्ट में रीलिंग। रीलिंग में क्या था, रीलिंग में जैसे रेशम को एक कच्चा रेशम एकदम व्यवस्थित
रोल के रूप में प्राप्त करना, वो था रीडिंग। उसके बाद में पढ़ा था रेशम का क्या क्या संगठन है, जिसमें 75% घुलनशील प्रोटीन पाया जाता है और 25% इसमें पाया जाता है घुलनशील प्रोटीन। उसके बाद इसमें एक स्पिनिट आवरण पाया जाता है, जिसके कारण दोनों दो रेशम आपस में जुड़े होते हैं। और इसी सेरिकल्चर का आज लास्ट में पढ़ेंगे हम रेशम कीट के रोग, डिजीज ऑफ सिल्कवर्म। तो रेशम कीट में मुख्य रूप से कर्मी रोग पाया जाता है, पेविरेन रोग पाया जाता है, पॉलीहेड्रोसिस पाया जाता है और फ्लेसेरी पाया जाता है। इसके अलावा एक और है, उसका नाम है हरा मस्कार्डी। ये रोग रेशम कीट को एक भारी नुकसान पहुंचाते हैं। इसके द्वारा अत्यधिक मात्रा में रेशम कीटों की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद पहला पढ़ेंगे हम कर्मी रोग। कर्मी रोग क्या होता है? ये मुख्य रूप से रेशम कीट में आहार नाल के द्वारा आहार नाल में इससे द्वारा प्रभावित होते हैं। इसमें क्या होगा, जैसे रेशम कीट में कर्मी रोग का आक्रमण हो गया, कर्मी रोग के आक्रमण के कारण रेशम कीट के जो आहार नाल है, उस आहार नाल में जिस जगह से ये कर्मी प्रवेश करेगा, उस जगह क्या होगा, उस कर्मी में काले रंग का एक धब्बा बन जाएगा और उसके अंडों का आकार है वो बेलनाकार हो जाएगा और एक दूधिया रंग इसमें उपस्थित हो जाएगा। ये था कर्मी रोग। उसके बाद अंत में इसमें कीट की मृत्यु हो जाती थी। पेब्रेन रोग क्या होता था? इस रोग में क्या होता था कि कर्मी के आहार नाल पर इसमें संकट होता है, यानी जैसे कैटरपिलर लार्वावस्था भोजन ग्रहण करता है, जब कैटरपिलर लार्वावस्था भोजन ग्रहण करता है तो उसमें क्या होता है कि उस भोजन के साथ कुछ जीवाणु चले जाते हैं, जिससे कारण इसका संक्रमण होता है मुख्य रूप से आहार नाल में। किसमें होता है? आहार नाल में। और आहार नाल में धब्बे बन जाते हैं और एक जीवाणु एक रक्त में तैरने लगता है, अंत में आहार नाल फट जाती है और कीट की मृत्यु हो जाती है। अगला होता है इसमें पॉलीहेड्रोसिस। पॉलीहेड्रोसिस का मतलब क्या होता है? इसमें जैसे कैटरपिलर लार्वावस्था पॉलीहेड्रोसिस पीड़ित होगी तो इसमें 3 प्रकार की पॉलीहेड्रोसिस पाई जाएगी। केंद्रीय पॉलीहेड्रोसिस पहला है, तीन हो जाती है। पहला है केंद्रीय पॉलीहेड्रोसिस, दूसरा है कोशिका द्रव्य पॉलीहेड्रोसिस और तीसरा आता है केंद्रीय तथा कोशिका द्रव्य पॉलीहेड्रोसिस। केंद्रीय तथा कोशिका द्रव्य पॉलीहेड्रोसिस, ये मुख्य रूप से पॉलीहेड्रोसिस। इसमें क्या होगा, इसमें केंद्र की संख्या अत्यधिक बढ़ जाती है इस रोग में। तो कोशिका द्रव्य में कैसे बढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य पॉलीहेड्रोसिस, दोनों में बढ़ती है तो केंद्रीय तथा कोशिका द्रव्य पॉलीहेड्रोसिस। अगला होता है फ्लेसेरी। फ्लेसेरी क्या होता है? ये मुख्य रूप से वायरस जुकाम की तरह रोग होता है। इसमें क्या होगा, इसमें उस रेशम की उसको वमन की प्रक्रिया होती है। वमन कौन होता है? उल्टी है, इसमें दस्त है आदि लक्षण फ्लेसेरी रोग द्वारा होते हैं। एक होता है हरा मस्कार्डी। ये रोग मुख्य रूप से फफूंद या कवक द्वारा पाया जाता है, जिसमें अनेक प्रकार के रेशम के शरीर पर माइसेलिया का निर्माण हो जाता है। अब माइसेलिया आगे पूरे शरीर फैल जाता है और अंत में कीट की मृत्यु हो जाती है। तो ये थे रेशम कीट में पाए जाने वाले रोग। जिसमें पहला था कर्मी रोग, दूसरा था पेब्राइन, तीसरा पॉलीहेड्रोसिस, चौथा हरा मस्कार्डी और पांचवा था फ्लेसेरी रोग। ये रेशम कीट के रोग थे और ये टॉपिक पूरा था रेशम कीट पालन। ठीक है, ये रेशम कीट पालन टॉपिक पूरा हुआ। अब हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, मधुमक्खी पालन, जिसको बोलते हैं एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन तो बोलते हैं एपीकल्चर। अब मधुमक्खी पालन क्या होता है? किसी आर्थिक महत्व के द्वारा इकोनॉमिकल
जैसे आर्थिक महत्व के द्वारा हम मधुमक्खी का जो पालन करते हैं, मधुमक्खी का पालन करते हैं, जिसके द्वारा हमको उत्पाद के रूप में शहद तथा अन्य उत्पाद के रूप में मोम आदि की प्राप्ति होती है, जिसको हम बोलते हैं एपीकल्चर या मधुमक्खी पालन। आर्थिक रूप से मधुमक्खी का पालन पोषण करना, जिसके द्वारा उत्पाद के रूप में शहद तथा अन्य उत्पाद के रूप में मोम की प्राप्ति होती है, ये प्रक्रिया एपीकल्चर या मधुमक्खी पालन कहलाती है। ये था मधुमक्खी पालन की डेफिनेशन। अब आगे बढ़ेंगे कि मधुमक्खी पालन का क्या उपयोग है, यानी मधुमक्खी पालन का कैसे उपयोग क्या हमको कौन से मधुमक्खी पालन उपयोग है। तो मधुमक्खी पालन मुख्य रूप से 3 उपयोग में आता है। पहला, इससे मुख्य रूप से उत्पाद मिलकर से बोलते हैं शहद। इसके अलावा से उत्पाद होता है मोम, और इसके अलावा इसका उपयोग कृषि क्षेत्र में भी होता है। कृषि क्षेत्र में यानी मधुमक्खी पालन का उपयोग शहद निर्माण में, मोम में तथा कृषि क्षेत्र में उपयोग होता है। इन 3 उपयोग के द्वारा हम मधुमक्खी पालन करते हैं, मधुमक्खी खेती करते हैं। इसमें अलग अलग विधियां होती है, देसी विधि और आधुनिक विधि। आगे हम पढ़ेंगे टॉपिक को। अब शहद क्या होगा कि मधुमक्खियां मुख्य रूप से शहद का निर्माण करती हैं। अब ये निर्माण कैसे करती हैं, एक सामान्य उदाहरण द्वारा समझे हम तो 1.5 किलोग्राम आधा किलो शहद प्राप्त करने के लिए एक मधुमक्खी को कम से कम फूलों पर 50 से 80 हजार शक्कर लगाने पड़ते हैं। अब क्या करेंगे, आधा किलो शहद प्राप्त करने के लिए मधुमक्खियों को फूलों पर 50 से 80 हजार तक शक्कर लगाने पड़ते हैं। अब ये मधुमक्खी क्या करेगी कि मधुमक्खियां सर्वप्रथम सतह के द्वारा उड़ने के बाद फूलों पर मकरंद प्राप्त करेगी, फूलों से मकरंद प्राप्त करेगी। अब ये मकरंद अपने मुंह में एक स्टोरेज रखती है, फिर अगले मुंह में जब तक सतह बन जाती है तब तक एक स्टॉक रूम में रखती है। अब जैसे ही मधुमक्खी इस मकरंद को प्राप्त करके वापस सतह पर लौटती है, तो उस समय मधुमक्खियां विभिन्न प्रकार के लाल रासायनिक तो हो चुके थे उसमें, और वापस में उबलने की क्रिया द्वारा इसमें सुक्रोज होती है, वो लेविलोज तथा डेक्सट्रोज में परिवर्तित हो जाती है, और बना हुआ उत्पाद मुख्य रूप से शहद कहलाता है, जिसका उपयोग मधुमेह रोगियों के रूप में होता है, आंखों की सफाई के लिए होता है। अगला होता है मोम। मोम क्या होता है, ये मधुमक्खी होती है, इसमें मुख्य मधु पाई जाती है, उसको बोलते हैं एपिस डोर्सेटा जाती है, एपिस डोर्सेटा। इस जाति के द्वारा अत्यधिक मात्रा में मोम की प्राप्ति होती है। ये ग्रंथियों का एक रूपांतर होता है, और मोम का उपयोग भी शेविंग क्रीम में किया जाता है, इसका उपयोग मोमबत्तियों बनाने में किया जाता है, और विभिन्न प्रकार की पॉलिश बनाने में भी मोम का उपयोग करते हैं। अगला होता है कृषि क्षेत्र में योगदान। अब मधुमक्खियों का कृषि क्षेत्र में अत्यधिक योगदान होते हैं। जहां पर मधुमक्खियों की संख्या अत्यधिक पाई जाती है, वहां पर फूलों की खेती की जाती है, क्योंकि उसमें परागण होता है। मधुमक्खी संघोथोपोडा सदस्य है तथा इसके द्वारा कीट परागण होता है मुख्य रूप से। और एक खास विशेषता और है, इस मधुमक्खियों का नियंत्रण मनुष्य द्वारा किया जाता था। ये था इसके उपयोग। अब पढ़ेंगे हम इसके प्रभेद। मधुमक्खियों के प्रभेद। अब ये मधुमक्खी में मुख्य रूप से 3 प्रकार के प्रभेद पाए जाते हैं। पहला होता है श्रमिक, दूसरा नर, और तीसरा होता है रानी। यानी एक मधुमक्खी के सतह में मुख्य रूप से 3 प्रकार के प्रभेद दिखाई देते हैं। एक होता है श्रमिक, एक होता है नर, और एक होती है रानी। अब श्रमिक क्या होता है, मधुमक्खियों का शहद का एकत्रीकरण या कार्यशील प्रवृत्ति का प्रभेद वो मुख्य रूप से श्रमिक ही होता है।
मधुमक्खियों का कार्यशील या शहद निर्माण का जो मुख्य प्रभेद है वो प्रभेद श्रमिक होता है। इसके द्वारा ही शहद निर्माण की प्रक्रिया संपन्न होती है। अब श्रमिक के क्या होगा, हम पढ़ेंगे श्रमिक के बारे में। अब श्रमिक क्या है? श्रमिक एक मुख्य रूप से कार्यशील प्रभेद होता है और इसी प्रभेद के द्वारा परागण की क्रिया भी इसी के द्वारा होती है। फूलों से मकरंद प्राप्त करके शहद निर्माण क्रिया भी मुख्य रूप से श्रमिक प्राप्त करते हैं। तो बाकी अन्य प्रभेद को भोजन भी श्रमिक के द्वारा ही दिया जाता है। अब श्रमिक क्या होगा? श्रमिक एक विशेष प्रकार का संप्रेषण का गुण पाया जाता है, कम्युनिकेशन का गुण पाया जाता है। श्रमिक मुख्य रूप से एक संप्रेषण का गुण पाया जाता है, अर्थात इसमें विकसित प्रकार की संप्रेषण की क्षमता पाई जाती है। अर्थात एक श्रमिक किसी अन्य श्रमिक को अपना सूचना जैसे देंगे उसको बोलते हैं संप्रेषण। संप्रेषण अधिक पाई जाती है। इसमें क्या होगा कि श्रमिक में नृत्य की प्रक्रिया पाई जाती है, डांस की प्रक्रिया पाई जाती है। श्रमिक हमेशा दो तरह के नृत्य करते हैं। श्रमिक हमेशा दो तरह के नृत्य करते हैं, इसमें एक को बोलते हैं गोल नृत्य और एक होता है वेगल नृत्य। एक होता है गोल नृत्य और एक होता है वेगल नृत्य। पहले हम पढ़ेंगे गोल नृत्य के बारे में। जो विभिन्न तरह नृत्य है, गोल नृत्य, वेगल नृत्य, ये श्रमिक के संप्रेषण की क्रिया होती है। पहले पढ़ते हैं गोल नृत्य। इसमें क्या होता है, ये सभी नृत्य मुख्य रूप से सूर्य की घटना पर आधारित है। यानी मान लो कि मधुमक्खी का सत्ता है। अब मधुमक्खी सतह में यदि इस सतह से भोजन की दूरी माना कि 100 मीटर से कम है, मान लो इस सतह से भोजन की दूरी 100 मीटर कम है, तो क्या करेंगे ये सभी मधुमक्खियां सूचना एक गोल घेरे के रूप में घूमती रहेगी। अर्थात इसे दर्शाता है कि इसको आगे वाली मधुमक्खी सूचना मिलेगी कि भोजन की दूरी 100 मीटर से कम है। अब जब सतह से भोजन की दूरी 100 मीटर से कम है तब विभिन्न प्रकार की श्रमिक मधुमक्खियां हैं वो एक प्रकार का गोल नृत्य दर्शाएगी। ठीक है, ये भी इसके द्वारा भी सूचना मिलेगी। अगला होता है वेगल नृत्य। अब इसमें क्या होता है, जब माना कि किसी सतह से भोजन की दूरी 100 मीटर से ज्यादा है, तब हमेशा श्रमिक टेक वेगल के रूप में एक वेगल दर्शाएगी जिसकी दिशा अलग अलग होगी, उसको बोलते हैं वेगल नृत्य। इससे सिद्ध होता है कि सतह से भोजन दूरी 100 मीटर से ज्यादा है। अर्थात दोनों नृत्य आपस में श्रमिक मधुमक्खी को संप्रेषण का गुण दर्शाते हैं। ये भी इसके मुख्य कार्य होते हैं। इसके अलावा जब किसी मधुमक्खी सतह पर कोई शिकारी उसको पकड़ने की कोशिश करें या किसी मधुमक्खी को सतह में तोड़ने की कोशिश करें, तब जो आक्रमण दर्शाती है, आक्रमण भी श्रमिक मधुमक्खी द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, ये था पहला श्रमिक। अगला होता है नर। सेकंड, नर का कोई विशेष कार्य नहीं होते हैं, कुछ हमेशा बंधीय प्रवृत्ति के होते हैं। इसको क्या होता है, ओनली मादा को निषेचित करना होता है। निषेचन के बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। और अगला होता है रानी, लास्ट प्रभेद रानी। इसका क्या कार्य होता है, रानी मधुमक्खी का आकार अन्य मधुमक्खियों से हमेशा बड़ा होता है। इसका आकार 0.43 से 0.45 सेंटीमीटर तक होता है, लेकिन श्रमिक मधुमक्खियां इनका आकार 0.375 सेंटीमीटर से भी कम होता है। अर्थात मधुमक्खी के सतह में मुख्य रूप से सबसे बड़ी आकार वाली प्रभेद है वो होता है रानी। किसी एक सतह पर रानी की संख्या हमेशा होती है 1 या 2 होती है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसका कोई विशेष कार्य नहीं है। इसमें कभी-कभी सवाल एक नंबर का जा सकता है कि रानी मधुमक्खी को कौन सा गुण दिया जाता है। तो रानी मधुमक्खियों को हमेशा याद रखना, इसको रॉयल जेली खाद्य पदार्थ दिया जाता है। रानी मधुमक्खी का जो भोजन है वो कहलाता है
रॉयल जेली। ठीक है, तो कल हम पढ़ेंगे मधुमक्खी के पालन पोषण की विधियां। ठीक है, कल पढ़ेंगे हम मधुमक्खी के पालन पोषण की विधियां।